दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रखर का वार और क्षेत्रपाल गौरव का सौदा आकर्ष और चिराग जैसे ही शहर घूमने के लिए निकले, उसी क्षण मेहुल भी अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ा। अपने पिता के भवन में पहुंचकर जैसे ही उसने अपने पिता को यह खबर सुनाई तो प्रखर की आंखें खुशी से चमकने लगी। आपने कुछ सोचा है पिताजी? अभी वह दोनों शहर में ही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि उन्हें शहर से बाहर ले जा सके, मेहुल ने अपने पिता से कहा। मैंने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है, तुम बस देखते जाओ। कुछ ही समय में वह दोनों हमारे चंगुल में होंगे, प्रखर ने उत्साहित स्वर में कहा। इधर आकर्ष और चिराग दोनों बाजार में घूम रहे थे। कुछ देर तक शहर देखने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन दोनों का ध्यान खाने से ज्यादा आसपास के लोगों की बातों पर था। इसी बीच दोनों की नजर दो संदिग्ध लोगों पर पड़ी। वह बाकी लोगों से बचने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ भी काफी सोच समझकर बात कर रहे थे। यह दोनों कुछ अजीब नहीं लग रहे? चिराग ने पूछा। लग तो रहे हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर परेशान हो या फिर उलझन में हो, आकर्ष ने कहा। दोनों ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपना खाना खत्म करने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। पर जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, दोनों की नजर एक बार फिर से उन दोनों संदिग्ध लोगों पर चली गई। वह दोनों संदिग्ध लोग छुपते छुपाते हुए एक गली की तरफ जा रहे थे। आकर्ष और चिराग दोनों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए दोनों छुपकर उनका पीछा करने लगे। दोनों दबी हुई आवाज में बातें कर रहे थे। वैसे तो आकर्ष और चिराग उनसे काफी दूरी पर थे, लेकिन फिर भी वह उनकी बातें सुन पा रहे थे। दोनों किसी भूवर्ग की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला की बात कर रहे थे। दोनों के अनुसार उन्हें कहीं पर एक महामंत्र मंडल के योद्धा का खजाना मिला था, जिसमें यह युद्ध कला थी। मेरे विचार से तो यह दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं, चिराग ने अनुमान लगाते हुए कहा। लेकिन आकर्ष वह इस समय पर बिल्कुल शांत था और कुछ और ही सोच रहा था। उसे इतना खोया हुआ देख चिराग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो? चिराग की आवाज सुनकर आकर्ष अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। कुछ खास नहीं, तुम अब वापस जाओ, मैं इनका पीछा करता हूं। अगर सच में कोई ऐसी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला है तो मैं इन दोनों से ले लूंगा और वापस आकर तुम्हें भी सिखाऊंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दोनों शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं और हमारा शहर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, चिराग ने मना किया। जानता हूं, लेकिन अगर हम वापस प्रदेश प्रमुख के महल में जाकर किसी एल्डर से मदद मांगेंगे तब तक यह दोनों लोग हमारी नजरों से निकल जाएंगे। इसलिए मुझे इनका पीछा करने दो, आकर्ष ने कहा। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ। अगर कुछ गलत हुआ तो दोनों के साथ होगा और कुछ अच्छा हुआ तो भी दोनों के साथ होगा, चिराग ने कहा। आकर्ष के पास दूसरा कोई चारा नहीं था तो वह चिराग को अपने साथ लेकर उन दोनों का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, दोनों संदिग्ध व्यक्ति शहर से बाहर निकल गए। शहर से बाहर आने के बाद दोनों ने जंगल का रास्ता चुना, लेकिन दोनों जमीनी रास्ते से नहीं बल्कि आसमानी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। इसने आकर्ष और चिराग दोनों के मन में शक पैदा कर दिया। अगर सच में ऐसा कोई खजाना था तो उन्हें जमीनी रास्ते से जाना चाहिए था। आसमानी रास्ते से क्यों जा रहे थे? आकर्ष को समझ आने लगा कि कोई जाल बिछा रहा है, पर इसके बावजूद उसने पीछा करने का फैसला किया। लगभग 10 से 15 किलोमीटर आने के बाद दोनों व्यक्तियों ने अपना रास्ता बदला। आकर्ष और चिराग भी रास्ता बदलकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों ने एक बार फिर रास्ता बदला।
इसी तरह रास्ता बदलते हुए लगभग 1 घंटे बाद दोनों प्रदेश से बहुत दूर आ चुके थे। आकर्ष और चिराग भी चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। अचानक से दोनों एक जगह पर रुके। छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग सामने आ सकते हो, आकर्ष ने अपने आसपास ध्यान से देखते हुए कहा। चिराग इस दौरान चुपचाप उसके पास खड़ा था। आकर्ष और उसके बीच बात नहीं हुई थी, लेकिन इतना तो वह भी समझ गया था कि यह किसी का बिछाया जाल है। जैसे ही आकर्ष ने आवाज लगाई, तुरंत दो व्यक्ति उनसे कुछ दूरी पर प्रकट हो गई। एक जवान अवस्था का आदमी था तो दूसरा बुजुर्ग अवस्था का। आकर्ष दोनों को पहचानता था, जबकि चिराग बस उस जवान अवस्था के आदमी को ही पहचान पाया था। यह जवान अवस्था का आदमी कोई और नहीं बल्कि मेहुल था, और उसके साथ आया बुजुर्ग अवस्था का आदमी था उसका पिता प्रखर। यह व्यक्ति कौन है? चिराग ने दबी हुई आवाज में आकर्ष से पूछा। वरिष्ठ एल्डर प्रखर, आकर्ष ने जवाब दिया। यह जवाब सुनते ही चिराग सुरक्षा की मुद्रा में आ गया। शहर में आए हुए उसे भी 1.5 साल का समय हो चुका था, तो उसे भी इतनी जानकारी तो थी कि कौन सा व्यक्ति खतरनाक है और कौन सा नहीं। सोचा नहीं था कि मेरे प्रकट होने से पहले ही तुम पता कर लोगे कि यह एक जाल है, प्रखर ने हंसते हुए आकर्ष से पूछा। इसमें पता करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी मूर्खतापूर्ण योजना बनाओगे तो कोई भी पकड़ लेगा। सोचकर देखो, एक महामंत्र मंडल के योद्धा का खजाना, सामान्य लोगों को उसकी जानकारी कैसे है? अगर जानकारी है तो भी सामान्य लोग इतनी आसानी से उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। साफ दिख रहा था कि दोनों झूठ बोल रहे थे। मैंने फिर भी पीछा किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यह योजना है किसकी। पता तो मुझे पहले से था कि यह तुम हो सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ शक था। तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब है तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चल चुका है। मेहुल साथ में है, इसका मतलब यह है कि इसने तुम्हारे कान भरे होंगे। तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान को मुझे मारने के लिए सिर्फ तभी मजबूर किया जा सकता है जब तुम्हें लालच दिया जाए, और यह लालच सिर्फ उन तकनीकों का हो सकता है जो मेरे पास है। यहाँ पर तो कोई इस बारे में जानता नहीं, तो निश्चित रूप से तुम लोग अदितिगढ़ शहर गए होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में प्रखर की पूरी योजना का विस्तार से वर्णन कर दिया। यह सब सुनकर न सिर्फ प्रखर के बल्कि मेहुल के भी चेहरे के भाव गंभीर हो गए। बहुत शातिर हो आकर्ष, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता। अपने आप को बचाने का मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। तुम्हारी जो भी तकनीकें हैं वह मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ देर तक जिंदा रखूंगा, वरना इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी, प्रखर ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी यह धमकी सुनकर जहां एक तरफ चिराग के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए थे, वहीं दूसरी तरफ आकर्ष अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था। चिराग, यह दोनों मेरे लिए आए हैं, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। तुम यहां से जाओ, प्रखर को नजरअंदाज करते हुए आकर्ष ने चिराग से कहा। लेकिन चिराग इतना स्वार्थी नहीं था कि ऐसे समय में अपनी खुद की जान बचाने का सोचता। उसने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर आने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो दोनों के साथ होगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो भी दोनों के साथ होगा। अगर तुम्हें इस स्थिति में यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा तो खुद से नजरें कैसे मिल पाऊंगा? तुमने क्या मुझे इतना स्वार्थी समझा है कि अपनी खुद की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें खतरे में अकेला छोड़ दूंगा? चिराग के शब्दों से साफ दिख रहा था कि वह आकर्ष को दोस्त से बढ़कर भाई मानता था। धन्यवाद, लेकिन यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुमने रुकने का इरादा कर ही लिया है तो मेरे लिए इस मेहुल को सबक सिखाओ, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का? अकेले इस प्रखर से लड़ लोगे? चिराग ने पूछा। बिल्कुल, आकर्ष ने जवाब दिया और उसी क्षण अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इधर प्रखर भी अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर चुका था।
शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा, चिराग और मेहुल दोनों की हालत खराब होने लगी। यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं थी, बल्कि दोनों अपना सबसे खतरनाक प्रहार करने का सोच रहे थे। इस कारण उनकी आक्रामक ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जो चिराग व मेहुल दोनों के ऊपर दबाव डाल रही थी। दोनों ही लड़ाई वाले स्थान से थोड़ा दूर हट गए। तुम्हारा साहस प्रशंसा के योग्य है, लेकिन यह तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आज तुम्हारा मरना निश्चित है, प्रखर ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, और उसी क्षण अपने अस्त्र को प्रकट कर दिया। इसके तुरंत बाद वह प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। आकर्ष ने भी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी अवशोषण तकनीक को सक्रिय किया और कुमार त्रयोदशी तकनीक के साथ प्रखर के प्रहार का जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। बैंग! जैसे ही दोनों योद्धाओं की ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराई, एक जोर का विस्फोट हुआ। प्रखर व आकर्ष दोनों बराबर दूरी तक पीछे चले गए। असंभव! आकर्ष की ऐसी ताकत देखकर प्रखर चौंक पड़ा। मेहुल व चिराग के चेहरे के रंग भी बदल चुके थे। हालांकि उन्हें आकर्ष के ऊर्जा स्तर का अभी तक कोई भी पता नहीं था, लेकिन इतना वह जरूर जानते थे कि वह अभी तक रक्त आरंभ मंडल में ही है। रक्त आरंभ मंडल में होते हुए मंत्र मंडल के पहले स्तर के योद्धा का सामना करना और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देना, इसके बारे में उन्होंने आज तक सुना भी नहीं था। देखना तो दूर की बात थी, पर ऐसा नजारा अब उनकी आंखों के सामने था। चाहकर भी वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लगता है मैंने तुम्हें कम आंक लिया आकर्ष, लेकिन इस बार यह गलती नहीं होगी, प्रखर ने गंभीर स्वर में कहा। इसके बाद उसने अपनी दिव्य योग्यता का इस्तेमाल किया। इस बार वो अपनी सारी ताकत का एक साथ इस्तेमाल कर लेना चाहता था। इससे पहले उसने शक्तिशाली प्रहार किया था, लेकिन तब उसे यह पता नहीं था कि आकर्ष उसके प्रहार को रोक लेगा। पर इस बार वो जानता था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो वह आकर्ष का निशाना बन जाएगा। लेकिन इस समय पर उसे यह पता नहीं था कि जैसे उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह आकर्ष ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार तो उसके शरीर में छुपी हुई तलवार के द्वारा किया जा सकता था, जिसको वो अभी तक बिल्कुल सामान्य रूप में इस्तेमाल कर रहा था। तीसरे स्तर में पहुंचने के बाद मैं मंत्र मंडल के पहले स्तर के सामान्य योद्धा को तो रोक सकता हूं, लेकिन अगर मुझे इसे हराना है या इसे कमजोर करना है तो अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार का इस्तेमाल करना होगा, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा और अपनी 7 रंगों वाली तलवार की ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जो तलवार के साथ ही उसके शरीर के भीतर समाई थी। वुश! एक बार फिर दोनों योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। शुरुआत में तो प्रखर के चेहरे पर भी आत्मविश्वास का भाव था, मगर जैसे ही वह आकर्ष के करीब पहुंचा, उसे स्पष्ट रूप से नजर आने लगा कि उसकी ताकत और आकर्ष की ताकत के बीच का अंतर कितना बड़ा है। इधर आकर्ष की तलवार के भीतर से 7 रंगों की ऊर्जा एक साथ बाहर निकलने लगी। इनकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को भी कुछ स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था। जब दोनों योद्धाओं के प्रहार एक दूसरे से टकराने वाले थे, उस समय तो रोशनी इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि मेहुल व चिराग दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ठीक इसी समय पर एक दर्द से भरी चीख सुनाई पड़ी। पिताजी! मेहुल ने इस चीख को तुरंत पहचान लिया था। यह चीख उसके पिता की थी। चिंता के मारे वह भी अपने पिता को आवाज लगाने लगा, लेकिन तेज रोशनी के कारण वह इस समय यह देखने में असमर्थ था कि उसके पिता की स्थिति क्या है। लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद जब रोशनी कम हुई, तब जाकर मेहुल व चिराग दोनों ने अपनी आंखें फिर से खोली। दोनों की नजर सबसे पहले प्रखर की तरफ गई। सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। प्रखर, जो थोड़ी देर पहले तक सबसे शक्तिशाली योद्धा नजर आ रहा था, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। 20 से 25 बड़े जख्म उसके पूरे शरीर पर हो चुके थे, जिनसे अभी भी खून निकल रहा था। लेकिन प्रखर के वह सारे अंग जो जिंदा रहने के लिए जरूरी थे,
सब बिल्कुल सुरक्षित थे। आकर्ष ने ऐसे एक भी अंग को निशाना नहीं बनाया था जहां पर प्रहार करने के बाद प्रखर मर सकता था। क्यों? तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। फिर मेरे जरूरी अंगों को निशाना क्यों नहीं बनाया? प्रखर ने घबराई हुई आवाज में पूछा। यह सवाल पूछते समय भी उसके मुंह से खून निकल रहा था। इस समय उसके चेहरे पर डर, चिंता, घबराहट, उलझन जैसे सारे भाव साफ देखे जा सकते थे। मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? इसलिए क्योंकि कोई और तुम्हें मारने वाला है, आकर्ष ने शांत स्वर में जवाब दिया। कोई और? और कौन? प्रखर ने उलझन भरे स्वर में पूछा। सोचकर देखो, ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें खत्म करने के लिए मुझसे ज्यादा आतुर होगा? आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर प्रखर के मन में एक साथ कई सारे नाम आने लगे, लेकिन सबसे आखिर में सिर्फ एक नाम आया। गौरव। प्रखर ने पूछा। मानना पड़ेगा, मरने की हालत में हो लेकिन फिर भी अंदाजा लगा पा रहे हो कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। पर समय थोड़ा ज्यादा लगा। लगता है बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। उसका यह जवाब सुनकर प्रखर के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अगर सच में उसे गौरव मारने वाला था तब तो उसके लिए यह शर्मिंदगी की बात थी। अगर आकर्ष उसे मार देता तो उसे गुस्सा जरूर आता, लेकिन अपमान या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। लेकिन गौरव की बात अलग थी। पिताजी, अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल कीजिए। मेहुल, जो कि पास में खड़ा होकर आकर्ष व अपने पिता की बात सुन रहा था, उसने अपने पिता को संदेश भेजकर कहा। आकर्ष का पूरा ध्यान प्रखर पर था। जैसे ही मेहुल का संदेश प्रखर को मिला, प्रखर के चेहरे पर चमक आ गई। यह देखकर आकर्ष को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि वहां पर क्या हुआ था। प्रखर ने अपने बेटे के बताए अनुसार अपनी आत्मिक युद्ध कला का प्रहार आकर्ष पर किया, मगर जैसे ही उसका प्रहार आकर्ष के आत्ममंडल में प्रवेश करने वाला था, अचानक से एक अदृश्य दीवार ने उसके प्रहार को रोक लिया। यह देखकर प्रखर के चेहरे का रंग फिर से पीला पड़ने लगा। तुम्हें क्या लगा था मैं बिना तैयारी के आऊंगा? आकर्ष ने स्वर में कहा और तुरंत अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके मेहुल को अपनी तरफ खींचा। इस समय आकर्ष की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मेहुल उसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया और उड़ते हुए आकर्ष के पास आ गया। आकर्ष ने उसका गला पकड़ा और तुरंत मरोड़ दिया। कैच! हड्डी के चटकने की आवाज सुनाई दी और इस पल मेहुल का काम तमाम हो गया। यह देखकर प्रखर बुरी तरह से घबरा गया। इससे पहले तो उसे लग रहा था कि आकर्ष बस डरा रहा है, लेकिन अपने बेटे को इस तरह से मरा हुआ देखकर उसे अपनी खुद की मृत्यु का डर लगने लगा। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं प्रदेश का वरिष्ठ एल्डर हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो प्रदेश प्रमुख तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रखर ने प्रदेश प्रमुख के नाम पर आकर्ष को डराने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा क्या? सोचकर देखो, इस समय उन्हें ज्यादा जरूरत किसकी है? तुम्हारे जैसे योद्धा की जो उनकी बात नहीं मानता, या मेरे जैसे योद्धा की जो उनके लिए ऊर्जा मंत्र गोलियां लेकर आने वाला है? इतने मूर्ख तो तुम हो नहीं कि तुम्हें यह बताने की भी जरूरत है कि इस समय उन्हें ज्यादा आवश्यकता ऊर्जा मंत्र गोलियों की है। इन गोलियों के लिए तो उन्होंने तुम्हें भी रोक लिया था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा तो वह मुझे कुछ करेंगे? आकर्ष ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर प्रखर के मन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी वह भी टूट गई। केवल अब जाकर उसे याद आया था कि इन ऊर्जा मंत्र गोलियों ने उसका स्थान प्रदेश प्रमुख के मन में कितना गिरा दिया है। लेकिन अभी वह मरा नहीं था। अगर वह मर जाता तो उसके बाद प्रदेश प्रमुख आकर्ष को कोई सजा नहीं देने वाले थे। लेकिन अगर वो इसी समय प्रदेश प्रमुख को संदेश भेज दे तो प्रदेश प्रमुख उसकी ताकत को देखते हुए उसे आकर्ष के चंगुल से बचाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। यही सोचकर प्रखर ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक प्रकाश पुंज निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। आकर्ष इस प्रकार की किसी स्थिति के लिए पहले से ही सतर्क था। वह जानता था कि प्रखर प्रदेश प्रमुख से संपर्क साधने की कोशिश करेगा।
इसलिए जैसे ही प्रकाश पुंज हवा में गया, आकर्ष ने उसी समय अपनी तलवार की ऊर्जा तरंगों का इस्तेमाल करके उसे नष्ट कर दिया। आज नहीं प्रखर, आज परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं मेरे पक्ष में होगा, आकर्ष ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारा गुलाम भी बन जाऊंगा। कोई भी रास्ता ना देखकर प्रखर ने अब प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। चिराग, मैं वापस अदितिगढ़ जाने वाला हूं। तुमने क्या फैसला किया? मेरे साथ चलोगे या फिर वापस प्रदेश लौटोगे? प्रखर को पूरी तरह से नजरअंदाज करके आकर्ष में चिराग से सवाल किया। चिराग अभी भी सदमे में था। आकर्ष की ताकत देखने के बाद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आकर्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। वह तो जब आकर्ष की आवाज उसे सुनाई दी तब जाकर वह अपने होश में आया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चिराग ने जवाब दिया। ठीक है, आकर्ष ने कहा और फिर अपनी तलवार की 7 रंगों वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने आप को, चिराग को और प्रखर तीनों को एक छोटे से गोल कवच में कैद कर लिया। यह ऊर्जा की एक गेंद थी जो मंत्रमंडल के योद्धा की रफ्तार से उन्हें अदितिगढ़ पहुंचाने वाली थी। वैसे तो प्रखर इस दौरान जख्मी था, लेकिन वह भाग सकता था। इसलिए आकर्ष ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे भी बांध दिया। इधर अदितिगढ़ शहर में क्षेत्रपाल महोदय के महल में क्षेत्रपाल गौरव को अभी भी आकर्ष की चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जो संदेश भेजा था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। आकर्ष की तरफ से जवाब क्यों नहीं आ रहा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्षेत्रपाल महोदय ने गंभीर स्वर में अपने आप से पूछा। हो सकता है वह अभी साधना में हो, पास में खड़े देवभुजंग सेना के कमांडर ने एक अनुमान लगाते हुए कहा। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ऊपर आसमान से एक ऊर्जा महसूस होने लगी। यह क्या है? ऐसी भयंकर ऊर्जा! क्या कोई मंत्रमंडल का योद्धा यहाँ पर आ रहा है? देवभुजंग सेना के कमांडर ने उलझन व आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। उनकी यह बात सुनकर क्षेत्रपाल गौरव के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। जहां तक उन्हें समझ में आ रहा था तो सिर्फ एक ही मंत्रमंडल का योद्धा था जो वहां पर आ सकता था, और वह था प्रखर। अगर यह सच में प्रखर है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने आकर्ष को मार दिया होगा, क्षेत्रपाल महोदय ने अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। जो भी हो, हमें बाहर जाकर देखना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह कोई और हो, कमांडर ने कहा, और फिर क्षेत्रपाल महोदय के साथ महल से बाहर निकलकर बाहर खुले मैदान में आए। माफ कीजिए वरिष्ठ। क्षेत्रपाल गौरव ने आगामी योद्धा से बात करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि उनकी बात पूरी हो पाती उनकी नजर सामने खड़े योद्धा पर गई। उस योद्धा को देखकर उनके शब्द बीच में ही रुक गए। आकर्ष, आप यहाँ? क्षेत्रपाल गौरव ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। उन्होंने खुद मंत्रमंडल के योद्धा की ऊर्जा को महसूस किया था, तो बाहर आकर्ष कैसे था? मैं यहाँ पर हमारे सौदे को पूरा करने आया हूँ, आकर्ष ने जवाब दिया और अपने 7 रंगों की ऊर्जा को गायब किया। जैसे ही ऊर्जा गायब हुई, क्षेत्रपाल महोदय की नजर एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी पर पड़ी जो पूरी तरह से लहूलुहान था। इस समय चिराग भी वहीं पर था। गौरव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक बाहर के योद्धा को मुझे खत्म करने के लिए बुलाया। अगर मुझे कुछ हुआ तो प्रदेश प्रमुख तुम्हारा क्या हाल करेंगे पता है ना? अपनी आंखों के सामने क्षेत्रपाल गौरव को देखकर प्रखर ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, पर गौरव की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया। वह तो अभी भी आश्चर्यचकित थे कि इतनी जल्दी आकर्ष ने उनके सौदे को पूरा कर दिया था। कुछ देर के बाद जब उन्हें इस पूरे दृश्य पर विश्वास हुआ तो उन्होंने वापस गंभीर स्वर में जवाब देते हुए कहा, हो सकता है तुम सही हो सकता है प्रदेश प्रमुख मुझे मारे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। एक बार तुम्हें खत्म कर दिया तो मुझे अपने आप को खत्म करवाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। क्षेत्रपाल के इस जवाब को सुनकर प्रखर के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि क्षेत्रपाल गौरव बदला लेने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा। गौरव, मुझसे गलती हो गई। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें एक दूसरा शिष्य लाकर दूंगा। वह तुम्हारे पहले वाले शिष्य से भी ज्यादा प्रतिभाशाली होगा। तुम्हें तो अपने शिष्य का बदला लेना है ना? तो मैं तुम्हें दूसरा शिष्य दे रहा हूं। और तुम्हें क्या चाहिए? प्रखर ने अपने आप को बचाने के लिए नई चाल चली। उसे लगा था कि नए शिष्य के लालच में गौरव उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह चला उसी पर उल्टा पड़ जाएगी। कैच! तुरंत एक खंजर उसके सीने को चीरता हुआ उसके हृदय के भीतर घुस गया। तुमने जिसको मारा था वह सिर्फ मेरा शिष्य नहीं, मेरा बेटा भी था। शिष्य तो तुम वापस लौटा दोगे, पर मेरे बेटे को कैसे लौटाओगे? क्षेत्रपाल गौरव ने कहा और फिर खंजर उसके सीने से निकालकर फिर से उसके हृदय में घुसा दिया। आह! दर्द के मारे प्रखर की चीख निकल पड़ी, लेकिन गौरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बार बार अपनी इसी प्रक्रिया को दोहराता रहा जब तक कि प्रखर ने दम नहीं तोड़ दिया। ज्वालजीव वृश्चिक और धातु पिरामिड अयस्बूम। प्रखर को खत्म करने के बाद भी क्षेत्रपाल गौरव का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उन्होंने उसके मृत शरीर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। केवल तब जाकर उनके के कलेजे को ठंडक मिली, लेकिन अभी वह इस अवस्था में नहीं थे कि कुछ बोल सके। इसलिए आकर्ष और चिराग दोनों उनको उसी अवस्था में छोड़कर महल के सभाकक्ष में आ गए। यह सब क्या हो रहा है आकर्ष? तुमने वरिष्ठ एल्डर प्रखर को जख्मी किया पर उन्हें खत्म नहीं किया। तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर क्षेत्रपाल महोदय के द्वारा उन्हें खत्म करवाया। इसका क्या तात्पर्य है? चिराग ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसके इस सवाल को सुनकर आकर्ष ने विस्तार से बताना शुरू किया कि उसने ऐसा क्यों किया था। जब चिराग को पता चला कि क्षेत्रपाल महोदय और वरिष्ठ एल्डर प्रखर की पुरानी दुश्मनी थी, तब उसे यह भी समझ में आने लगा कि क्यों आकर्ष पर क्षेत्रपाल महोदय शुरुआत से इतना ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वैसे यहाँ पर आकर्ष ने देवज्वाला की बात नहीं की थी। अभी वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। लगभग 20 मिनट बाद क्षेत्रपाल महोदय ने सभाकक्ष में प्रवेश किया। अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले आकर्ष का आभार प्रकट किया और फिर थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ की बातें की। चिराग, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे आकर्ष से एक जरूरी बात करनी है, क्षेत्रपाल महोदय ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा। चिराग ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बदला नहीं ले पाता। जानता हूं कि तुम सौदे के कारण यह सब कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की। धन्यवाद। क्षेत्रपाल महोदय ने इस बार अपना सिर झुकाकर आकर्ष का आभार प्रकट किया। यह आप क्या कर रहे हैं? हमारे बीच सौदा हुआ था। मदद करके मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। तो अपना सिर मत झुकाइए, आकर्ष ने कहा। इसके बाद क्षेत्रपाल महोदय ने ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आकर्ष को देवज्वाला का ठिकाना बता दिया। यह देवज्वाला प्रदेश की दूसरी दिशा में थी। धन्यवाद क्षेत्रपाल महोदय। अब मुझे जाना होगा। एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है और मुझे उसमें भाग लेना है, आकर्ष ने रवाना होने से पहले कहा। कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना। मैं जानता हूं तुम ताकतवर हो, लेकिन देवज्वाला को हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर तुम्हें कहीं पर भी लगे कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है या तुम उस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते हो, तो उसे अकेला छोड़ देना, क्षेत्रपाल महोदय ने सचेत करते हुए कहा। जी, आकर्ष ने जवाब दिया और फिर चिराग के साथ वापस नव प्रदेश के लिए रवाना हो गया। उनकी तेज रफ्तार के साथ नव प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। शहर में पहुंचते ही आकर्ष ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहां से वापस लौट जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। थोड़े समय में मैं भी वापस आ जाऊंगा,
आकर्ष के बोलने के तरीके से चिराग को समझ में आ गया था कि आकर्ष जहां भी जाने वाला है वहां पर वह उसे साथ नहीं ले जाना चाहता। तो उसने इसको लेकर कोई सवाल भी नहीं किया और प्रदेश प्रमुख के महल की तरफ रवाना हो गया। इधर प्रदेश प्रमुख के महल में इस समय एक जरूरी सभा चल रही थी। प्रदेश प्रमुख के पास वरिष्ठ एल्डर प्रखर की प्राण ऊर्जा से बना एक मोती था, जो अचानक से टूट गया था। यह इस बात का संकेत था कि वरिष्ठ एल्डर प्रखर मारे जा चुके हैं। प्रदेश प्रमुख को गुस्सा भी आ रहा था और उलझन भी थी। इस बारे में पता करने के लिए वह प्रखर के घर गए, जहां पर उन्हें पता चला कि प्रखर और उसका बेटा मेहुल दोनों घर से बहुत समय पहले निकल गए थे। जब उन्होंने घर का निरीक्षण किया तो एक और चौंकाने वाली बात उन्हें पता चली। मेहुल का भी प्राण ऊर्जा से बना मोती टूटा हुआ था। प्रदेश प्रमुख के महल में आपातकालीन सभा बुलाई गई, जहां पर इस समय इसी बारे में चर्चा हो रही थी। वरिष्ठ एल्डर प्रखर बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। अगर उन पर कोई खतरा आता तो वह निश्चित रूप से आपके पास संदेश भेजते। उन्होंने संदेश नहीं भेजा। इसका दूसरा मतलब यही है कि जिसने भी उन्हें खत्म किया है उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। एक एल्डर ने प्रदेश प्रमुख से कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं। यह किसी शक्तिशाली योद्धा का ही काम हो सकता है, शायद कोई महामंत्र मंडल का योद्धा हो। एक और एल्डर ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा, प्रदेश प्रमुख, मुझे एक और बात पता चली है। जिस समय वरिष्ठ एल्डर प्रखर और उनका बेटा मेहुल प्रदेश से बाहर गए हुए थे, उस दौरान दो और योद्धा भी थे जो यहां अनुपस्थित थे। ठीक इसी समय पर एक और एल्डर खड़ा हुआ और उसने प्रदेश प्रमुख को सूचित किया, दो और योद्धा अनुपस्थित थे। कौन है यह दो योद्धा? प्रदेश प्रमुख ने गंभीर स्वर में पूछा। आकर्ष व चिराग है, उस एल्डर ने जवाब दिया। नहीं, यह उनका काम नहीं हो सकता। वरिष्ठ एल्डर प्रखर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जब से मैंने मुकाबले के बारे में उनसे बात की है, तब से उन्होंने खुद आकर्ष की मदद करने की कोशिश की है। दोनों के बीच अब कोई भी दुश्मनी नहीं है, और अगर दुश्मनी होती भी तो भी आपको क्या लगता है आकर्ष के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वह मंत्रमंडल के योद्धा को मार दे? सवाल ही नहीं है। और चिराग, उसे तो बेकार में ही इस मामले में घसीटा जा रहा है। उसका कमरा तीसरा है, जबकि दूसरे कमरे में मेहुल रहता है। अगर उसके पास इतनी ही ताकत होती तो वह पहले मेहुल को हराने की कोशिश करता। यह काम किसी और का है। मेरे विचार से अब इस पर और ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने वरिष्ठ एल्डर प्रखर को मारा है, उसी ने उनके बेटे को भी मारा है। यह योद्धा ताकत में बहुत आगे है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम उसके बारे में कुछ पता कर लेंगे तो भी उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। बेहतर यही है कि इस मामले को भूल जाए, प्रदेश प्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी यह बात सुनकर पूरे सभाकक्ष में सन्नाटा छा गया। हालांकि सारे एल्डर उनकी बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं थे, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। प्रदेश प्रमुख यहाँ पर तो सही कह रहे थे कि अगर हत्यारे के बारे में पता चल भी जाए तो भी वह उसका क्या बिगाड़ लेंगे। दूसरी तरफ आकर्ष को कोई जानकारी नहीं थी कि वह अभी शक के घेरे में आते आते बचा है। वह तो इस समय एक ऐसे जंगल में आया हुआ था जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। क्षेत्रपाल महोदय ने उसे जिस जगह के बारे में बताया था वह यही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद आकर्ष को देव अभिलेखों की मौजूदगी महसूस होने लगी। अगर क्षेत्रपाल महोदय ने उसे इस बारे में जानकारी नहीं दी होती तो वह भी देखकर नहीं बता सकता था कि यहाँ पर कुछ छुपाया जा सकता है। जो देव अभिलेख वहां पर लगाए गए थे, आकर्ष के लिए उन्हें तोड़ना बिल्कुल सरल था। वैसे तो एक मंत्रमंडल के योद्धा की जरूरत पड़ती, लेकिन आकर्ष की खुद की समझ देव अभिलेखों को लेकर इतनी तेज थी कि वह उनके केंद्र बिंदु का आसानी से पता लगा सकता था और उन्हें निष्क्रिय कर सकता था। आखिरकार यह सारे सामान्य देव अभिलेख ही थे।
लगभग आधे घंटे बाद आकर्ष ने वहां पर लगे सारे देव अभिलेखों को निष्क्रिय कर दिया। पहले तो वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही देव अभिलेख निष्क्रिय हुए, वहां पर एक गुफा नजर आने लगी जिसे बड़े बड़े पत्थरों से छुपाया गया था। बूम! अपनी ऊर्जा के एक ही प्रहार के साथ आकर्ष ने उन सारे पत्थरों को तोड़ दिया और फिर गुफा में प्रवेश करके आगे बढ़ने लगा। गुफा बहुत संकरी थी और काफी गहराई तक जा रही थी। आगे बढ़ते हुए आकर्ष खुद नहीं जानता था कि उसे कितना समय लगेगा, लेकिन वो सतर्क बहुत था। लगभग 1 घंटे तक आगे बढ़ने के बाद आकर्ष को सामने की तरफ से हल्की रोशनी नजर आने लगी। रोशनी देखकर आकर्ष की रफ्तार अपने आप तेज हो गई। भागते हुए वह गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर एक बड़े कमरे जैसा कुछ बना हुआ था। बिल्कुल केंद्र में ऊंचाई पर एक पत्थर हवा में झूल रहा था जिसका आकार किसी मशाल के जैसा था। उसके ऊपर एक हल्के नीले और हरे रंगों के मिश्रण से बनी आग जल रही थी। यह पक्का वही देव ज्वाला होगी जिसके बारे में क्षेत्रपाल महोदय ने बताया था, एक उत्साहित स्वर में आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसी उत्साह में उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और उस ज्वाला की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे कुछ और भी महसूस हुआ। एकदम से उसका ध्यान दीवारों की तरफ गया। उसने पाया कि वहां पर और भी बहुत सारे पत्थर हवा में झूल रहे थे और जैसे ही वह कदम आगे बढ़ा रहा था, पत्थर भी धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। लगता है ज्वाला की सुरक्षा के लिए इन पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है। अगर ज्वाला हासिल करनी है तो पहले इनको रोकना होगा, आकर्ष ने अपने आप से कहा और फिर अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने लगा। जैसे ही उसकी ऊर्जा सक्रिय हुई, चारों तरफ मौजूद पत्थरों को जैसे महसूस हो गया था कि आकर्ष उन पर प्रहार करने वाला है। वह सब एक साथ आकर्ष की तरफ बढ़ने लगे। वुश! प्रतिक्रिया देते हुए आकर्ष खुद जमीन से थोड़ा ऊपर उठा और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके पत्थरों को रोकने लगा। उसने उन पर प्रहार करके उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। कारण यह था कि पत्थर जितना टूट रहे थे, वह उतने ही ज्यादा बड़ी मात्रा में उस पर फिर से आक्रमण कर दे रहे थे। कुछ देर तक तो इसी तरह लड़ाई चलती रही। उसके बाद आकर्ष को समझ में आ गया कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्द वह उन पत्थरों के नीचे दब जाएगा। एकमात्र रास्ता यही था कि पत्थरों को ऊर्जा के साथ नहीं बल्कि किसी और कठोर वस्तु के साथ खुद से दूर किया जाए। तो उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके तलवारें प्रकट की और उन तलवारों के साथ उस ज्वाला तक पहुंचने के लिए एक पूरे रास्ते का निर्माण कर लिया। रास्ते के दोनों तरफ उसने तलवारों की मदद से दीवारें भी बना दी ताकि पत्थर उसे पर आक्रमण न कर पाए। बैंग! जैसे ही दीवारें तैयार हुई, पत्थरों ने दीवारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहला ही प्रहार इतना तेज हुआ था कि दीवार कंपन करने लगी। यह देखकर आकर्ष को समझ में आ गया कि वह दीवारें ज्यादा समय तक पत्थरों को रोक नहीं पाएगी। तो उसने अपनी रफ्तार तेज की और एक ही बार में ज्वाला को हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जल्दबाजी में उससे एक छोटी सी गलती हो गई। लड़ाई के चक्कर में वो यह भूल गया था कि देव ज्वालाओं की अपनी खुद की चेतना भी होती है। जैसे ही वह देव ज्वाला के करीब पहुंचने वाला था, अचानक से आकर्ष अपने स्थान पर रुक गया। उसकी आंखें हल्के नीले और हरे रंग में चमकने लगी जो कि ज्वाला का खुद का रंग था। एकदम से आकर्ष का शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक अजीब सी ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी जिसके चलते उसकी चेतना क्षीण होने लगी। थोड़ी ही देर में आकर्ष का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया और वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर गया। इस समय पर आकर्ष को कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ था। जैसे कि वह नीचे गिरा, उसकी पूरी ऊर्जा निष्क्रिय हो गई जिस कारण तलवार का बना रास्ता और दोनों तरफ बनी दीवारें भी गायब हो गई। बैंग! वहां पर मौजूद हजारों की संख्या में पत्थर एक साथ आकर्ष पर गिरने लगे। देखते ही देखते वहां पर पत्थरों का ढेर लग गया और आकर्ष उन पत्थरों के नीचे ही दब गया। नादान लड़के!
तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो? अचानक से एक आवाज उस पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। यह आवाज ऊपर जल रही उस ज्वाला के भीतर से आ रही थी। जैसे ही यह आवाज शांत हुई, वह ज्वाला अपने स्थान से थोड़ी ऊपर उठी और टुकड़ों में टूटने लगी। वहां पर एक शरीर का निर्माण होने लगा। यह एक बिच्छू था, आकार 1 से 2 फीट का था। यह बिच्छू इस समय पत्थरों के उस ढेर की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए वो वापस से अपनी निद्रा में जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, अचानक से पत्थरों में हलचल होने लगी। उस हलचल को सुनकर बिच्छू अपने स्थान पर ही रुक गया और वापस से उन पत्थरों की ढेर की तरफ देखने लगा। पत्थरों में धीरे धीरे कंपन होने लगे जो समय के साथ तेज हो रहे थे। बूम! 3 से 4 सेकंड के बाद वहां पर एक जोर का धमाका हुआ और आकर्ष का शरीर मूर्छित अवस्था में ही उड़कर बाहर आ गया। आकर्ष की आंखें बंद थी। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। यह कोई और ही ऊर्जा थी जो उसे पत्थरों के ढेर से ऊपर लेकर आई थी। ज्वालजीव सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आ जाएंगे कि तुम्हें यहाँ पर छुपकर रहना होगा। टूटने की स्थिति में आ चुके हो और एक बच्चे पर हमला कर रहे हो। अपने आप को दिव्यजीव कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? उस पूरे क्षेत्र में एक और आवाज गूंजने लगी। यह आवाज आकर्ष के शरीर के भीतर से आ रही थी, मगर आकर्ष की आवाज नहीं थी। तुम मेरे बारे में जानते हो? ज्वाला से बने हुए बिच्छू ने आकर्ष के मूर्छित शरीर की तरफ देखते हुए पूछा। जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी, उससे उस बिच्छू को इतना तो समझ में आ गया था कि जो भी उसे आवाज लगा रहा है वह उसी के जैसा दिव्य प्राणी है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा एक प्राणी एक सामान्य देव के शरीर में क्या कर रहा था। जैसे मृत्यु लोक के पुरुष मानव कहलाते थे, बिल्कुल उसी तरह देवतल और दिव्यतल के पुरुषों को देव कहा जाता था। पर यह वह वाले देव नहीं होते थे जो पुराणों में बताए गए थे। उनका अस्तित्व सबसे पुराना था। वह समय की शुरुआत से थे, जबकि यह देव पहले मनुष्य थे और उसके बाद ऊर्जा के माध्यम से इस पद पर पहुंचे थे। वुश! उस बिच्छू का सवाल सुनकर आकर्ष के ललाट पर एक निशान उभरने लगा। यह पिरामिड के जैसा एक निशान था। कुछ ही देर में एक ऊर्जा उसके ललाट से बाहर निकलने लगी जो पिरामिड का रूप ले रही थी। धातु सम्राट एस, क्या यह सच में तुम हो? बिच्छू ने उस पिरामिड की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव साफ झलक रहा था। शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उस प्रकार के किसी दिव्य प्राणी को देखने का अवसर उसे यहाँ पर मिलेगा। तो तुमने भी मुझे पहचान लिया। चलो अच्छा ही है। बात करना अब और आसान होगा। बताओगे कि तुमने इसको मारने की कोशिश क्यों की? पिरामिड ने बिच्छू से सवाल किया। इस समय वह जिसके बारे में बात कर रहा था वह था आकर्ष। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? 1 मिनट, तुम इसके शरीर से बाहर आए हो, यह मत कहना कि यह तुम्हारे इस नए शरीर का नया माध्यम है। बिच्छू ने पहले तो हंसते हुए सवाल किया, लेकिन फिर अचानक से उसके बोलने का लहजा थोड़ा गंभीर हो गया। बिल्कुल सही कहा, यह मेरा नया माध्यम है। वैसे तुम भी इस समय अपने दूसरे स्तर में हो। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुमने अपने पहले मालिक को जलाकर मारा था। है ना? पिरामिड ने जवाब देने के साथ साथ बिच्छू से सवाल भी किया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर उसका शरीर इतना कमजोर था कि मेरे ताप को सहन नहीं कर पाया। बिच्छू ने जवाब दिया। तो तुम मेरे इस माध्यम के शरीर में अपने आप को क्यों नहीं लाते? यह मेरा नया मालिक है। अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें एक माध्यम की जरूरत होगी और मुझे इस लड़के पर ज्यादा विश्वास है, पिरामिड ने कहा। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? क्या पता यह लड़का भी मेरे पहले मालिक की तरह मेरे ताप के कारण जलकर मर जाए? बिच्छू ने सवाल किया। यह दिखावा बंद करो। यह बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुम्हें यहां से बाहर निकलना है। अगर तुम अपने लिए नए माध्यम का इंतजार कर रहे हो तो कोई नहीं जानता कि वह कब आएगा।
अगर आ भी गया तो इस बात का क्या भरोसा है कि वह ज्यादा समय तक तुम्हारे ताप को सहन करें। मेरे मालिक को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरे मालिक इनके शरीर में आओ। तुम्हारे ताप को हमेशा मैं नियंत्रित रखूंगा। मेरी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा को रोकेगी। इस तरह तुम अनंत काल तक मेरे मालिक के शरीर में निवास कर सकते हो। आगे जब सही समय आएगा तो मैं अपने मालिक से बात करूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। उस समय तुम चाहो तो अपने लिए नया रास्ता चुन सकते हो। अगर ऐसा ना करना चाहो तो मेरे मालिक के शरीर में ही रह सकते हो। अच्छे से सोच लो। अगर तुम नहीं भी होंगे तो भी मेरे मालिक की वृद्धि पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें यह प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे मालिक को तुम्हारी ऊर्जा की जरूरत है। हमारे साथ आते हो तो फायदा तुम्हारा है और नहीं आओगे तो नुकसान तुम्हारा है, पिरामिड ने कहा और फिर बिच्छू के अगले जवाब का इंतजार करने लगा। बिच्छू इस समय बिल्कुल शांत होकर सोच रहा था कि आगे क्या जवाब दे। इस समय पर आकर्ष बेहोश था। इस समय अगर वह इन दोनों प्राणियों की बातें सुन लेता तो शायद आश्चर्य के मारे ही फिर से मूर्छित हो जाता। दोनों प्रस्ताव दे रहे थे और जिसके शरीर को लेकर प्रस्ताव दिया जा रहा था वह उनका था भी नहीं। शरीर आकर्ष का था और उससे ही कोई पूछने को तैयार नहीं था कि उसका इस बारे में क्या सोचना है। बिच्छू को इतना चुप देखकर पिरामिड से और देर इंतजार नहीं हुआ। उसने विनम्र स्वर में कहा, देखो ज्वालजीव, मैं जानता हूं कि तुम आसानी से किसी को अपने मालिक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें यह बात समझनी होगी कि आज नहीं तो कल तुम अपनी चेतना खो दोगे। सही मालिक के इंतजार में न सिर्फ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो बल्कि अपनी मृत्यु को भी आमंत्रण दे रहे हो। मैं अपने दूसरे स्तर में हूं और तुम भी अपने दूसरे स्तर में हो। तुम स्वाभिमानी हो, पर अपने स्वाभिमान के चक्कर में तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई तीसरे स्तर का ज्वालजीव तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर लेता है तो वह तुम्हारा क्या हाल करेगा। मैंने भी इसी कारण से इस लड़के के शरीर में प्रवेश किया था। अपना अस्तित्व खोने का डर मुझे भी लगता है। मेरी चेतना के पास ज्यादा समय नहीं है। मेरा काम तुम्हें समझाने का था जो मैंने कर दिया। अब आगे सब तुम पर निर्भर करता है। पिरामिड इतना कहकर फिर से एक ऊर्जा की तरंग में बदला और आकर्ष के शरीर के भीतर कहीं गायब हो गया। अभी तक तो आकर्ष का शरीर हवा में झूल रहा था, लेकिन जैसे ही पिरामिड उसके शरीर में गायब हुआ और पिरामिड की ऊर्जा गायब हुई, आकर्ष का शरीर एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर जाकर गिर गया। बिच्छू अभी भी अपने स्थान पर खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था। शायद अयस सही ही कह रहा है। सही मालिक के इंतजार में मैं सिर्फ समय ही बर्बाद कर रहा हूं। मुझे सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे हर समय को अपने अनुसार सही बनाना चाहिए। अयस सभी धातुओं में सबसे समझदार है, जिसका इस्तेमाल देवता भी अपना अस्त्र बनाने के लिए करते हैं। अगर उसने इस सामान्य शरीर को चुना है तो निश्चित रूप से उसे इस पर हद से ज्यादा विश्वास होगा। अगर इसके साथ रहूंगा तो बाकी ज्वालजीवों से बच सकता हूं, बिच्छू ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसी सोच के साथ वह धीरे धीरे आकर्ष की तरफ बढ़ने लगा। आकर्ष के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद उसने आकर्ष के सीधे कंधे को अपना निशाना बनाया और वहां पर अपना डंक मारा। तुरंत ही उसकी पूरी ऊर्जा आकर्ष के शरीर में समाने लगी। देखते ही देखते बिच्छू का आकार छोटा होने लगा और कुछ ही देर में वह पूरी तरह से गायब हो गया। उसके गायब होते ही गुफा में मौजूद बाकी सारे पत्थर भी धीरे धीरे करके गायब होने लगे। 24 घंटे के बाद आकर्ष को होश आया। उसका शरीर इस समय किसी गर्म लोहे की भांति तप रहा था। अचानक से मुझे क्या हुआ था, उसने उलझन भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। थोड़ी ही देर में उसे याद आया कि वह यहाँ पर देव ज्वाला लेने आया था। उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा जहां पर देव ज्वाला थी। इस समय वहां पर कुछ भी नहीं था। उसने आसपास के क्षेत्र का ध्यान से निरीक्षण किया तो पाया कि गुफा पूरी तरह से खाली हो चुकी थी।
सारे पत्थर भी गायब हो गए थे। एकदम से उसका ध्यान अपने शरीर की तरफ आया। यह क्या है? अपने कंधे पर उसे एक निशान नजर आया जो बिच्छू के जैसा था। जैसे ही उसने उस निशान को स्पर्श किया, उसे अचानक से अपने आत्ममंडल में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। क्या यह देव ज्वाला है? उसने आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। इस समय अपने शरीर के भीतर उसे ताप महसूस हो रहा था। अपने आत्ममंडल में भी उसे एक ज्वाला नजर आ रही थी। लेकिन यह मेरे आत्ममंडल में कैसे गई? आकर्ष ने अपने आप से सवाल किया। पर उसके इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना ही वह कोई अनुमान लगा पा रहा था। उसे बस इतना पता था कि देव ज्वाला उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है। कैसे बनी थी, यह अभी भी एक रहस्य था। अब देखना यह था कि क्या वह कभी जान पाएगा कि उसके शरीर में छुपी हुई यह दो शक्तियां, दो दिव्य जीव है।